लैब में आप सभी का स्वागत है। चलिए बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। एक बायोलॉजी प्रोफेसर के नाते इस माइक्रोस्कोपिक यानी सूक्ष्म दुनिया के बारे में बात करना मुझे हमेशा से बहुत एक्साइटिंग लगता है। आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी कमाल की जर्नी पर निकलने वाले हैं जो हमारे चारों ओर मौजूद उस अदृश्य दुनिया और सेल्यूलर एनाटॉमी के छिपे हुए राज खोलेगी। ये वो बेसिक नॉलेज है जो अर्थ पर मौजूद हर तरह की लाइफ को समझने का फाउंडेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा इस सवाल के बारे में सोचिए, हमारी ये जो आंखें हैं वो असल में कितनी छोटी चीज देख सकती हैं। मतलब हमारी नजर की भी अपनी एक लिमिट है ना? और इसी लिमिट की वजह से एक बहुत लंबे समय तक हमारे आसपास मौजूद ये अनगिनत सूक्ष्म चीजें हमारे लिए पूरी तरह से एक रहस्य बनी हुई थीं। हम सिर्फ उसी दुनिया पर यकीन करते थे जो हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई देती थी। लेकिन जरा सोचिए क्या होता जब ये इनविजिबल दुनिया अचानक हमारे सामने आ जाती। इसी सवाल ने विज्ञान के उन टूल्स को जन्म दिया जिन्होंने हमारे देखने की सीमाओं को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया। मॉड्यूल 1, सूक्ष्म दुनिया को समझना। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। साइंस के शुरुआती दिनों में लोगों ने नोटिस किया कि कांच का एक खास शेप का टुकड़ा जो बीच में मोटा और किनारों से पतला होता है, चीजों को उनके असल साइज से बड़ा दिखा सकता है। उन्होंने इसे लेंस का नाम दिया और फिर समय के साथ यही साधारण सा लेंस इवॉल्व होकर माइक्रोस्कोप बन गया। सच कहूं तो इसी एक इन्वेंशन ने हमारे लिए एक पूरी की पूरी नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। चलिए अब सीधे 1665 के उस ऐतिहासिक साल में चलते हैं। साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक ने अपने बनाए एक स्पेशल माइक्रोस्कोप से कॉर्क के एक बहुत ही पतले से टुकड़े को ऑब्जर्व किया। उनका यह माइक्रोस्कोप चीजों को 200 से 300 गुना तक बड़ा दिखा सकता था। और पता है उन्हें क्या दिखा? उन्होंने देखा कि वो कॉर्क असल में कई छोटी छोटे खाली डिब्बों से बना था जो उन्हें बिल्कुल मधुमक्खी के छत्ते जैसे लग रहे थे। अपनी किताब माइक्रोग्राफिया में उन्होंने इन खाली जगहों के लिए पहली बार कोशिका या सेल शब्द का इस्तेमाल किया। सीरियसली ये साइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। मॉड्यूल 2, जीवन का सार्वभौमिक ब्लूप्रिंट। अब जब हम हिस्ट्री समझ चुके हैं तो आइए अपना फोकस उन एक्चुअल फिजिकल स्ट्रक्चर्स पर शिफ्ट करते हैं जो लाइफ की इन बेसिक यूनिट्स को बनाते हैं। क्योंकि एक सेल सिर्फ फ्लूइड से भरा कोई आम सा थैला नहीं है भाई, ये अपने आप में एक बेहद कॉम्प्लेक्स और वेल ऑर्गेनाइज्ड मशीनरी है। सबसे पहले आती है कोशिका झिल्ली, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। आप इसे सेल का एक बहुत ही सख्त सिक्योरिटी गार्ड मान सकते हैं। ये सिर्फ अंदर के हिस्सों को कवर ही नहीं करती बल्कि एक सेल को दूसरी सेल से अलग भी रखती है। सबसे खास बात यह है कि ये पोरस यानी छिद्रपूर्ण होती है। इसका सीधा सा मतलब है कि यह बहुत ही स्ट्रिक्टली कंट्रोल करती है कि सेल के अंदर क्या जरूरी चीजें आ सकती हैं और कौन सा वेस्ट मटेरियल बाहर जाएगा। और फिर सेल मेम्ब्रेन के ठीक अंदर जाने पे हमें मिलता है साइटोप्लाज्म। ये झिल्ली और केंद्रक के बीच में भरा हुआ एक बहुत ही एक्टिव जेली जैसा फ्लूइड है। आप इसे सेल का वर्किंग फ्लोर समझ सकते हैं। यहीं पर सेल के ज्यादातर काम और लाइफ प्रोसेस होते हैं। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जैसे वो सारे जरूरी कंपाउंड्स तैरते रहते हैं जो सेल को जिंदा रखने और उसे एक्टिव बनाए रखने के लिए बिल्कुल क्रूशियल हैं। अब बात करते हैं सेल के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की, इसका सेंट्रल कमांड सेंटर, जिसे हम केंद्रक या न्यूक्लियस कहते हैं। यह भी एक बहुत ही पतली झिल्ली के अंदर सेफ रहता है। न्यूक्लियस का काम क्या है? ये सेल के अंदर होने वाली हर छोटी बड़ी एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। ये ना सिर्फ सेल के रूटीन कामों को हैंडल करता है बल्कि सेल की ग्रोथ को भी कंट्रोल करता है। अगर आसान लफ्जों में कहूं तो ये लिटरली सेल का ब्रेन है। मॉड्यूल 3, पादप बनाम जंतु कोशिकाएं। ओके, अब हम आज के सेशन के सबसे मजेदार हिस्से पर आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स की सेल्स का सीधा कंपैरिजन। हम सब जानते हैं कि पेड़ पौधे और जानवर बाहर से कितने अलग दिखते हैं ना? लेकिन क्या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर भी उनकी कोशिकाएं अलग होती हैं? इसका जवाब है बिल्कुल हां। आप देखिए, पौधों को अपनी जगह पर मजबूती से खड़े रहना होता है। उन्हें हवा और मौसम की मार झेलनी होती है। इसीलिए पादप कोशिकाओं यानी प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक एक्स्ट्रा बहुत ही हार्ड लेयर होती है जिसे हम सेल वॉल या कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके साथ ही प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस में मदद करते हैं और बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं जो जरूरी चीजों को स्टोर करते हैं और सेल का शेप बनाए रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनिमल सेल्स में ये सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल नहीं होते और उनके वैक्यूल्स या तो होते ही नहीं या फिर बहुत छोटे होते हैं। और ये इमेजेस इस बात को कितनी खूबसूरती से इलस्ट्रेट करती हैं। आप एकदम साफ देख सकते हैं कि प्लांट सेल अपनी उस सख्त बाहरी सेल वॉल की वजह से कितनी रिजिड शेप में है और उसके अंदर वो जो बड़ी सी खाली जगह है ना, वही वैक्यूल है।
वही दूसरी इमेज में हमारी एनिमल सेल है, जिसकी शेप थोड़ी इर्रेगुलर या अनियमित सी है, क्योंकि उसमें वो हार्ड बाहरी दीवार नहीं होती। ये विजुअल प्रूफ हमें बताता है कि नेचर ने अलग-अलग जीवों की जरूरतों के हिसाब से उनकी बेसिक यूनिट्स को कैसे कस्टमाइज किया है। मॉड्यूल 4 रूप कार्य का अनुसरण करता है, यानी फॉर्म फॉलोज फंक्शन। सेल्स का कंपैरिजन करने के बाद अब हम बायोलॉजी के एक बहुत ही कमाल के रूल पर आते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही जीव के अंदर भी किसी सेल का जो शेप या रूप होता है ना, वो सीधे तौर पर इस बात पर डिपेंड करता है कि उस सेल का काम क्या है। जरा इन दोनों सेल्स को देखिए। एक हमारी तंत्रिका कोशिका यानी नर्व सेल है, जो लंबी और तारों जैसी ब्रांचेस वाली दिखती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका काम बॉडी में एकदम हाई स्पीड इंटरनेट की तरह मैसेजेस को यहां से वहां भेजना है। इसका ये फैला हुआ स्ट्रक्चर इसे ऐसा करने में पूरी मदद करता है। और दूसरी तरफ है हमारी मसल सेल, जो स्पिंडल जैसी है। ये शेप इसे सिकोड़ने और फैलने में मदद करता है, जिससे हम मूव कर पाते हैं। यह बिल्कुल साबित करता है कि बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर पूरी तरह से फंक्शन से जुड़ा होता है। मॉड्यूल 5 एक जटिल जीव का निर्माण। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं। अभी तक हमने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एक एक सेल की बात की, लेकिन ये सारी अलग अलग सेल्यूलर यूनिट्स आपस में मिलकर एक बड़ी और कॉम्प्लेक्स बॉडी कैसे बनाती हैं? इस पूरे सिस्टम को आप ईंटों की एक दीवार की तरह सोच सकते हैं। एक सिंगल सेल एक ईंट है। जब बहुत सारी एक जैसी सेल्स एक साथ मिलती हैं तो वो एक टिश्यू या ऊतक बनाती हैं। फिर अलग अलग टिश्यूज मिलकर एक ऑर्गन यानी अंग बनाते हैं, जैसे हमारा हार्ट या हमारे फेफड़े। कई ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और फाइनली ये सारे सिस्टम मिलकर एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म या जीव तैयार करते हैं। सोचकर ही घुसबम्स आते हैं कि हम इंसानों जैसी कोई भी कॉम्प्लेक्स लाइफ शुरुआत में सिर्फ एक सिंगल सेल ही तो थी। तो आज के इस सेशन को हम एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर दुनिया के सारे बड़े और कॉम्प्लेक्स जीव सच में सिर्फ एक सिंगल सेल से शुरू होते हैं, तो क्या इन छोटे-छोटे माइक्रोस्कोपिक डिफरेंसेस को समझना, जैसे प्लांट और एनिमल सेल का फर्क या नर्व और मसल सेल का फर्क, हमें इस धरती पर मौजूद लाइफ की इतनी विशाल वैरायटी को समझने की चाबी नहीं देता? सच में, ये माइक्रोस्कोपिक बनावटें ही तो हैं जो इस मैक्रोस्कोपिक दुनिया को आकार देती हैं। इस अदृश्य Welcome back, students. Uh, this is the chapter second of NCERT class 8, the invisible living world beyond our naked eyes. So the first page, have you ever wondered what might you see if the invisible world around you become visible? इसका मतलब क्या है कि what you might see if the invisible world around you become visible. मान लीजिए जो आपको नहीं दिखता है, invisible world, बहुत सारा चीज़ है हम लोगों को जो नहीं दिखता है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं दिखता है, नाइट में हम लोग को नहीं दिखता है। तो अगर वो सब दिखने लग जाए, मैटर के अंदर एटम छोटे छोटे वो सब नहीं दिखते हैं, तो वो सब अगर दिखने लग जाए तो फिर आपको कैसा लगेगा? हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, complexity, or even what counts as a living? लिविंग थिंग्स में अगर आपको छोटे छोटे सेल्स दिखने लगेंगे तो फिर जब देखोगे आप तो उसके साइज के बारे में देखोगे, उनका डिफरेंट साइज, छोटा साइज है, बड़ा साइज है, कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी कॉम्प्लेक्स है उसके बारे में देखेंगे, एंड इवन व्हाट काउंट्स एज लिविंग। हैव यू थॉट हाउ these teeny living beings interact with each other? क्या आपने कभी सोचा है कि ये छोटे छोटे जो लिविंग बींग्स हैं वो इंटरेक्ट कैसे करते हैं एक दूसरे से? तो ये the human eye the human eye can only see objects that are shown a certain size. For a long time many teeny things around us remain unknown. तो हम लोग का ह्यूमन आई जो है वो बहुत छोटी छोटी चीज़ों को ही देख सकता है, और बहुत समय से बहुत से छोटे छोटे जो चीज़ हैं, मेनली लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस रिमेन अननोन, ये हम लोग को अननोन है अभी तक। लॉन्ग एगो
people discovered that a curved piece of a glass could make small things look bigger. तो बहुत दिन पहले क्या हुआ कि कर्व पीस ऑफ अ ग्लास, इसको क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। लेंस, कर्व पीस ऑफ ग्लास को क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। तो लेंस के चलते क्या हुआ, तो बहुत साल पहले ये पता चला कि छोटी चीजों को भी बड़ा देखा जा सकता है। जैसे ये इस फिगर में छोटी छोटी चीजों को भी बड़ा देखा जा सकता है। मेक स्मॉल थिंग लुक्स बिगर, ये बहुत पहले लेंस के थ्रू पता चला। A piece of glass was shaped like a lentil seed, thick in the middle and thin at the edge, which is called lens. तो लेंस क्या होता है? लेंस एक ग्लास का टुकड़ा होता है जो कि बीच में मिडिल में थिक होता है, मोटा होता है, एंड जो एज होते हैं वो पतले होते हैं उसके। ठीक है, तो घर में भी बहुत सारे लोग स्पेक्टिकल्स, चश्मा यूज करते हैं, तो उनका भी ग्लास कुछ ऐसा ही होता है। ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा थिक ही होगा। लेंस में बीच में थिन भी होता है और एज में थिक भी होता है, तो दो अलग अलग टाइप के लेंस होते हैं। ओवर टाइम लेंस were improved to become more powerful. Each new tool, from simple magnifying glass to microscope, help humans see what their eye could not. The simple magnifying glass is also a lens, से लेके माइक्रोस्कोप, ये हेल्प क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं हम लोगों को, ह्यूमंस को, छोटी छोटी चीजों को बड़े साइज में देखने में मदद करते हैं। The invention of microscope opened a fascinating hidden world filled with teeny living creatures. तो माइक्रोस्कोप्स के चलते क्या हुआ कि जो छोटे छोटे जीव जंतु थे वो अब विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जो है वो हम लोग अब देखने लगे। We will explore some of these life forms in this chapter. इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, we have already learned about the amazing variety of living beings. Just look around, there are so many beautiful plants and animals. They are of all shapes, size and color. Different beautiful plants and animals and shapes, size of plants and animals का अलग अलग होता है। Some living beings are teeny, कुछ क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, while other are some are teeny while other are really big, कुछ क्या होता है, बहुत बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। They differ not only in the structure but also in many other features. जितने भी छोटे छोटे प्लांट्स हो या बड़े बड़े प्लांट्स हो या छोटे एनिमल्स या बड़े एनिमल्स हो, उनका स्ट्रक्चर के साथ साथ क्या होता है, उनका फंक्शन में भी वो अलग रहता है, उनका फीचर भी अलग। फीचर्स मतलब उनका देखने में, उनका काम करने का तरीका, बॉडी ऑर्गन्स, ये सब। All the living beings, whether plant or animal, are called organism. All the living beings are called organism. Organism क्या होता है, जितने भी लिविंग बींग्स है, प्लांट्स हो या एनिमल, दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ये इम्पोर्टेंट। हैव यू एवर नोटिस दैट द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू, दैट इज विजुअल टू द नेकेड आई, सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म जो आपको बिना किसी माइक्रोस्कोप या लेंस के दिख जाए, उस ऑर्गेनिज्म को आपने कभी देखा है क्या? थिंक अबाउट इट। अगर देखा है तो उसके बारे में सोचिए। हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आई कैन एक्चुअली सी। तो सबसे छोटा चीज या छोटा ऑर्गेनिज्म आपका जो आई है, विदाउट लेंस या माइक्रोस्कोप, वो कुछ साइज का लिविंग बींग्स को देख सकता है। हम लोग देखते हैं ना, छोटे 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 चींटी दिखता है। You might have seen some people using reading glass. How does it help them see? बहुत सारे लोग हैं, घर में भी होंगे आपके, दादी
दादा दादी होंगे, नाना नानी होंगे, जो बूढ़े लोग हैं या ओल्ड एज हैं जिनका आई का प्रॉब्लम है, तो वो लोग क्या करते हैं, ग्लास यूज करते हैं। तो in nine in 1665, a scientist named Robert Hooke, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने के लिए एग्जाम पर्पज से, रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड ए बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफा। माइक्रोग्राफा एक बुक है, माइक्रोग्राफिया। He was a careful observer and a skilled artist. In this book, he showed detailed drawing of teeny things that people had ever seen before, things he saw using a tool we now called a microscope. तो इस बुक में उन्होंने क्या किया कि छोटी छोटी चीजों को ड्राइंग बना के दिखाया। बिफोर थिंग वी सॉ यूजिंग अ टूल, माइक्रोस्कोप बनने के पहले, the microscope made things look 200 to 300 times bigger। फिर उन्होंने क्या किया, एक माइक्रोस्कोप बनाया जिससे चीजें क्या होती हैं, माइक्रोस्कोप से 200 to 300 times बिगर दिखती हैं वो, than what we could see with the unaided eye। One day he looked at a thin slice of cork and saw it
was made up of many small empty space। तो उन्होंने क्या देखा कि कॉर्क, कॉर्क मतलब लकड़ी का छिलका, तो उसके एक स्लाइस को माइक्रोस्कोप के अंदर में लगाया तो उन्होंने देखा क्या, मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेस, हमें बहुत छोटे 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 स्पेस है। दिस कंपोनेंट रिमाइंडेड हिम ऑफ अ हनीकॉम्ब, मधुमक्खी का छत्ता के जैसा उनको ये दिखा। He drew that he saw a and called each small space a cell। इन्होंने क्या देखा कि ये जो छोटे 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 स्पेस हैं वो हनी कॉम्ब जैसा है। हनी कॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता जो रिपीट होता है। स्पेस को इन्होंने क्या बोला, सेल नाम दिया। दिस was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life। और इस तरह से पहली बार वर्ड सेल का यूज हुआ। What is cell? Cell is very 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 smallest part, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। Around the same time in 1660, इसी समय तो इन्होंने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 और 1660, इसके 5 साल पहले एंटोनियो वैन ल्यूवेनहुक, a Dutch scientist, made better lens that allowed him to build more useful microscope। उस समय उन्होंने नहीं, दूसरे एक साइंटिस्ट ने भी माइक्रो लेंस बनाया, ठीक है, जिससे कि और माइक्रोस्कोप उनको आगे का बनाने में फायदा हो। He was the first person to clearly see and describe teeny things, living things like bacteria and blood cells। तो एंड तीनों ने क्या किया, बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स के लिए तो देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप जो बनाया, उससे ब्लड सेल और बैक्टीरिया को देखने में उनको बहुत फायदा हो। Because of this, he is known as the father of microbiology। So he is the father of microbiology, एंटोनी ल्यूवेनहुक। और माइक्रोस्कोप बुक रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, माइक्रोस्कोप बनाया था। देखिए, इस माइक्रोग्राफिया एक बुक है, ये एक बुक है जिन्होंने रॉबर्ट हुक ने इस बुक को लिखा था ए पीरियड में। माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक, फिर बी में है ये माइक्रोस्कोप ऑफ रॉबर्ट हुक एंड कॉर्क सेल एज पब्लिश इन द माइक्रोग्राफिया। और इसमें ये कॉर्क सेल, ये सेल का स्ट्रक्चर। ऑल लिविंग बीइंग आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो जो भी ऑर्गेनिज्म है लिविंग बीइंग, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट उनके बॉडी का क्या है, सेल है। You might wonder that cell actually look like। Now let us take a closer look at the basic structure of cell using a microscope। तो सभी लोगों को लगता होगा कि सेल कैसा है, आइए हम सेल के बारे में पढ़ते हैं। इसके पहले एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 2.2, लेट अस स्टडी अ सेल। टेक ए ओनियन bulb from your kitchen or garden and wash it thoroughly with the water। क्या करना है, एक ओनियन का बल्ब लेना है, ठीक है, इसको धो लेना है। कट द ओनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीस, और फिर इसको काट लेना है। तो एक ओनियन लेके उसको वर्टिकली काट लेना है। टेक वन piece of onion and pull out the thin transparent layer from its inner surface with the help of forceps। This layer is called onion peel। ओनियन पील जो होता है अंदर का, उसको निकाल लेना है। प्लेस द पील इन अ petri dish containing a few drop of saffron red color फॉर 30 सेकेंड। अब इस पील को क्या करना है, डिश में लेके और उसमें सैफरिन, ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूँ, सैफरिन में 30 सेकेंड के लिए डाल देना उसको।
Now carefully place the slide, the stand onion peel on the glass slide using a thin brush, ensuring it does not break or fold. Put a drop of glycerin over the onion peel on the slide. The glycerin will prevent drying of the shell and improve clarity or better visualization of shell. So what is the purpose of glycerin? Glycerin का काम क्या है कि वो प्रिवेंट करता है सेल को ड्राई करने से और देखने में साफ साफ क्लियर देखने में मदद करता है। स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप। अब ये क्या करना है, कवर स्लिप लाना है, ये ग्लिसरीन ऐड किए, अब ये कवर स्लिप है, ये इसको क्या करना है, इसके ऊपर में डार्क रख देना है ओवर द पील यूजिंग ए निडल, ये निडल को यूज करके सच दैट नो एयर बबल गेट ट्रैप, तो एयर नहीं रहना चाहिए। यूजिंग बॉटल bolting paper to gentle whip off any extra glycerin around the edge of the cover slip, और ये क्या करना है, बोल्टिंग पेपर से इसको साफ भी कर देना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, a simple foldable paper microscope will suffice, compare it with 2.3। अब इस तरह से आपको वो दिखेगा जो पी लिखा है। What similarity do you find in figure 2.3c and figure 2.3d? फिगर 2.3c एंड फिगर 2.3d में ये सिमिलरिटी है कि जिस तरह से ये वॉल का रिपीट हो रहा है बार बार, उसी तरह से ये सेल का स्ट्रक्चर भी रिपीट हो रहा है। देखिए यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद फिर ये रिपीट हो रहा है, इसी तरह से ये भी रिपीट हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर रिपीट होते जा रहा है। अब यहाँ डॉट है तो इसमें भी डॉट है, फिर यहाँ डॉट है, यहाँ भी। ये छोटे छोटे ब्लॉक्स है, एक सेल ये है, एक सेल ये है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, उस तरह से रिपीट हो रहा है। You will observe nearly rectangular structure under the microscope. These are cells. इनको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर को सेल्स बोलते हैं ओनियन पील का, ठीक है। These are called the cells of the onion peel, which are closely arranged without any space between them. The cells are arranged closely without any space. Try to observe the peel of the leaves of different plants around you. अब इसी तरह का क्या करना है, डिफरेंट डिफरेंट लीव्स लेके आना है प्लांट्स का, और इसको सेम प्रोसेस से हम लोगों को क्या करना है, माइक्रोस्कोप्स में देखना है। You will find that all the plants are made up of cells. What do you think the body of animal is made up of? The body of animal is also made up of cells, ठीक है। Now rinse your mouth with clean water. Use the blunt end of a clean toothpick and gently stab the inside of your cheek. करना क्या है कि अपने माउथ को अच्छे से क्लीन वाटर से क्या करना है, कुल्ली करना है, इन पे कुल्ली करना। यूज द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथ, एक जो ब्लंट है, जो हल्का सा खुरदरा है, उस एंड को लेना है एंड स्क्रैप करना है इनसाइड योर चीक, चीक के अंदर में अपने हल्का सा उसको स्क्रैप करना है, ज्यादा कस के नहीं। प्लेस द स्क्रैप मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, अब उस मटेरियल को क्या करना है, वाटर में डाल देना है एंड स्प्रेड इट इवनली, उसको क्या करना है, पूरा फैला देना है। एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइल ब्लू, अब फिर से हम लोगों को क्या करना है, मिथाइल ब्लू ब्लू कलर स्टेन ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड, अब इसके ऊपर हम लोग को क्या डालना है, मिथाइल ब्लू डाल देना है, ब्लू कलर का होता है मिथिलीन। एडिंग स्टेन इम्प्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप। मिथिलीन का क्या पर्पस है, ये उसकी विजिबिलिटी को बढ़ा देगा। आफ्टर 1 मिनट एड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द मटेरियल ऑन द साइड टू प्रिवेंट द सेल फ्रॉम ड्राइंग। ग्लिसरीन का काम क्या है, वेट करना, तो यहाँ पे ग्लिसरीन डालेंगे, उससे क्या होगा, वो जो सेल है, सेल कहाँ से है, चिक से,
उसको ड्राई करने से बचाएगा ग्लिसरीन। नाउ carefully place a clean cover slip on the material and remove the excess glycerin from the edge of the cover slip। अब उसको कवर स्लिप से ढक देना है और बाकी क्या बचना है, साइड से इसको ब्लॉटिंग पेपर से साफ कर देना है, जो भी ग्लिसरीन बाहर निकलेगा। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी। आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा ह्यूमन माउथ ऑफ ह्यूमन चिक सेल, इस तरह का सेल आपको मिलेगा। ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगन शेप्ड स्ट्रक्चर एज शोन इन फिगर। अभी हम लोग को क्या मिल रहा है, पॉलीगन। ओनियन पिल में क्या मिला था, रेक्टेंगुलर। शेप एंड साइज सेल का अलग अलग हो सकता है। These are the chick which form the inner lining of your mouth. What similarity and difference do you observe between cells? You observe that the cell have three main parts. सिमिलरिटी में हम लोग आएंगे तो क्या क्या थ्री मेन पार्ट है, आउटर लेयर को क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडिल इज द न्यूक्लियस। और राउंड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। देखिए, सेल मेम्ब्रेन आउटर स्ट्रक्चर को बोलते हैं, ये जो न्यूक्लियस है ये राउंड बीच वाला पार्ट को बोलते हैं, और इसके बीच में जो एक लिक्विड पड़ा होता है उसको बोलते हैं, ये एरिया होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। which is also covered by a thin membrane. The space between the nucleus is filled with cytoplasm. What is cytoplasm? The space between the cell membrane and nucleus. These three cell membrane, cytoplasm and nucleus are the basic part of cell. तो हर सेल का तीन ही बेसिक पार्ट्स होते हैं, मतलब हर जगह वो पाए जाएंगे। इधर प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उसमें सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस पार्ट ऑफ न्यूक्लियस, ये तीन चीज मिलेगी। कहीं कहीं पे सम सेल्स लाइक ओनियन पील हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर, उसको बोलते हैं सेल वॉल। प्लांट्स में जनरली हम लोग को सेल वॉल मिलते हैं, और सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी सेल वॉल होता है। जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है जो साइड है उसको बोलते हैं सेल वॉल, प्लांट के केस में। एनिमल के केस में इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस स्ट्रक्चर इन सेल, व्हाट फंक्शन डू दे परफॉर्म, कुछ तो कुछ इंपॉर्टेंस होगा एंड कुछ फंक्शन भी इनका होगा। आर दिस फंक्शन इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, यस दे आर इंपॉर्टेंट। द सेल मेम्ब्रेन encloses the cytoplasm and nucleus. The cell membrane separates one cell from another. सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से अलग करता है। यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन, देख लो, ये सेल मेम्ब्रेन, ये एक सेल को दूसरे सेल से क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। ठीक है। It is a porous allow entry of material essential for life process and the exist of waste material। तो सेल वॉल वॉल के जैसा नहीं है, जो सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल है वॉल जैसा नहीं है कि इसके आर पार कुछ ना हो। ये पोरस होते हैं, यहाँ पे हल्का हल्का क्या होता है, छेद होते हैं, जिसके कि वेस्ट मटेरियल या जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल वो सेल के अंदर आ भी सके और यहाँ से जा भी सके। वेस्ट मटेरियल जाएगा और रिक्वायर्ड मटेरियल जो इंपॉर्टेंट मटेरियल वो सब आएगा। दिस इज पोरस। साइटोप्लाज्म कंटेन अदर कंपोनेंट ऑफ द सेल एंड कंपाउंड सच एज। और क्या क्या होता है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म मतलब कौन सा पार्ट, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट। इसमें क्या क्या होता है, इसमें होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, जो कि हम लोग को जीने के लिए या लाइफ में वर्क करने के लिए डेली में इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस टेक प्लेस विद इन साइटोप्लाज्म। तो लाइफ प्रोसेस कहाँ चालू होता है, साइटोप्लाज्म में। So what are microorganisms? Some living organisms are made up of just one or very few cells. They are very small. They cannot be seen
just once. So what are organisms? Some living organisms are made up of just one or very thin few cells. They are so small that they cannot be seen with naked eyes. These are called microorganisms. Microorganism means very, very small organism which cannot be seen with our naked eyes. Some microorganisms like bacteria and amoeba are made up of just one cell, and so they are called unicellular. So the animals which are made up of one cell are called unicellular. Others like some fungi and algae have many cells. They are called multicellular organisms. They are found all around us in water, soil, air, and even inside our body. So microorganisms हर जगह मिलते हैं. But what do their cells look like? अब हम लोग देखेंगे कि उनका सेल्स कैसे दिखते हैं. आर दे लाइक द प्लांट एंड एनिमल्स सेल्स वी जस्ट लर्न अबाउट, और आर दे डिफरेंट? तो अभी हम लोग देखना है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट के सेल और जो एनिमल है उनमें क्या अंतर है. तो observe the cell of microorganism. Again, we need to use a microscope which magnify their size and make them visible to us. Scientists have also created a low-cost and foldable paper microscope. तो अभी क्या है, फोल्डेबल पेपर माइक्रोस्कोप क्या आता है या लो कॉस्ट पे आता है. Such foldable paper microscope may not provide the same level of high power laboratory. However, these microscope could access to many people. Okay, तो फोल्डेबल से क्या होगा कि पावर तो कम होगा बट एक्सेस कहीं भी लेके जा सकते हैं उसको, इजीली कैरी होगा, इजीली एक्सेसिबल होगा. Let us now look a closer look at the fascinating world of microbes. ठीक है, कंटेनर क्या करना है आपको, कंटेनर लेना है, कलेक्ट पॉन्ड वाटर को उसमें डाल देना है. यूज ए ड्रॉप ऑफ ड्रॉपर एंड प्लेस ए ड्रॉप ऑफ पॉन्ड स्टैंडर्ड वाटर माइक्रो स्लाइड पे. तो आप उसमें क्या दिखेगा, अब उसमें दिखेगा छोटे 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 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. Now, pour some water into the beaker and stir it with a glass rod. The liquid, which may look dirty, has very fine particles of soil, which is called soil suspension. तो dirty water में जो soil suspension ये जो होता है, this is called the soil suspension. Keep it aside for some time. Use a dropper and take a drop of water from the top layer. Place the drop on a microscope. अब क्या करना है, एक ड्रॉप यहाँ से लेके और इस माइक्रो स्लाइड पे डाल देना है, फिर इसको माइक्रोस्कोप से देखना है. You may observe small moving organisms similar to those you saw in activity 2.4. This indicates soil suspension contain very teeny creatures and cannot be seen with unaided eye या naked eye. टीनी क्रिएचर को ही हम बोलते हैं माइक्रोब्स. ठीक है. Now let us study. A group of students study in grade 8 perform activity, so they have collected information from the library. अभी क्या करना है, एक पॉन्ड में का वाटर को लेकर और इस तरह से आपको टेबल बनाने हैं. दे इंडिकेटेड द माइक्रोऑर्गेनिज्म एज सच एज, और उनको अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिला. तो मडी वाटर या सॉइल जो डर्टी वाटर है उनमें बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है, जैसे अमीमा, सिंगल सेल मूविंग इरेगुलर सेल्स, पैरामीशियम प्रोटोजोना फैमिली को है. Single cell move from one place to another. Movement take place with the help of specialized structures. Algae. Algae क्या होता है? Single cell looks like green because presence of green pigment. Algae में क्या होता है? Green pigment होता है. Movement take place with the help of specialized structure. इसमें movement होता है.
देन ब्रेड बोन, ब्रांच विदाउट क्लोरोफिल हैविंग सैक लाइक स्ट्रक्चर, इसमें मूवमेंट नहीं होता है, फंगी डज नॉट मूव, लेकिन ये क्या है, क्लोरोफिल नहीं होता। मोल्ड फंगी, ब्रांच फिलामेंट विदाउट क्लोरोफिल हैविंग ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, इसमें मोल्ड फंगी और फंगस में जो है वो क्लोरोफिल नहीं होता। स्फेरिकल प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और ग्रीन पिगमेंट, इसको बोलते हैं एल्गी। एंड बैक्टीरिया, इसका अलग अलग शेप होता है, स्फेरिकल होता है, कोमा होता है, स्पाइरल रॉड लाइक शेप होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर, एंड मनी हेयर, स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन अराउंड द सेल। Record in your notebook, did you also observe any of the microorganisms something different? Record in your, आपको क्या करना है, उसको नोटबुक में रिकॉर्ड कर लेंगे। In table 2.1 and 2.2, you have identified a variety of microorganisms. They are everywhere, and we can see them only with the help of microscopes that magnify. तो magnify क्या करता है, 100 to 400 times माइक्रोस्कोप जो है साइज को बड़ा बनाता है। Those microorganisms are small in size, they play an important role in our life. So though microorganisms very small in size, but they are also important. जैसे viruses are microscopic and acellular viruses multiply when they are entering a living cell. They may infect plant or animal or bacterial cells and may cause a disease. वायरस जो है वो acellular है and multiply when they enter. जब तक वायरस बॉडी के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो मल्टीप्लाई नहीं होते। सपोज कीजिए कि एक वायरस है जो कि बाहर है, तो वो मल्टीप्लाई नहीं करता, अब बॉडी के अंदर जैसे जाएगा तो वो मल्टीप्लाई होना चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा, बॉडी के बाहर वो इनएक्टिव है, लेकिन बॉडी के अंदर जाने के बाद वो एक्टिव बन जाता है। इससे बोलते हैं वायरस इज ए लाइन है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग के बीच। नाउ नेक्स्ट, हाउ आर we are connected to microbes? How we are connected? Can we find microorganism in other places too? Let us see. Have you ever seen a lemon, tomato, orange food item brought after being left outside? इस तरह से black black हो जाता है. If yes, you have noticed a powdery or cotton-like growth on them. This happen because they have been infected by microbes. तो ये क्या है, microbes के चलते infected हो गए हैं. Microbes को आगे क्या किए? Eat up किए. But where did these microbes come from? How did they come in contact with the food? ये माइक्रोब्स कहाँ से आ गए, ये तो एटमोसफेयर में ही होंगे माइक्रोब्स, वहीं से आए। तो जब इनको खाने मिला तो ये ग्रो किए तो और खाने लगे इसको। माइक्रोब कैन बी फाउंड एवरीवेयर इन वाटर, सॉइल, एयर या इवन इन आवर फूड आइटम्स। तो कुछ माइक्रोब्स तो पहले से ही होंगे इस पे। यू कैन सी यूज अ माइक्रोस्कोप टू एक्सप्लोर surface of leaves, stem, roots or any other parts to see them. Like plants, animals, microorganism also show great diversity. तो जिस तरह से प्लांट और एनिमल का बहुत अलग अलग टाइप है, उसी तरह माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी अलग अलग तरह के होते हैं। सम ऑफ देम कैन इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेट, कुछ तो बहुत डिफिकल्ट क्लाइमेट में भी रहते हैं, सच एज हॉट स्प्रिंग में, स्नो, कोल्ड जोन, वहाँ भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। और कुछ कुछ क्या होते हैं कि मॉडरेट में भी रहते हैं। You already know some of these organisms live inside our body also, especially in our gut. You study in chapter life process in animals. Gut means pet. Grade 7 that our intestine has many bacteria that help in digestion. तो digestion के लिए भी important है microorganism. Like plant and animal microorganism vary in shape. जिस तरह से प्लांट एंड एनिमल अलग अलग शेप और साइज के हैं, उसी तरह माइक्रोऑर्गेनिज्म भी शेप एंड साइज स्ट्रक्चर में अलग अलग पाए जाते हैं। In table 2.1 and 2.2, you have observed microorganisms of different shapes and size.
Now, key players in cleaning the environment. Key players in cleaning the environment का मतलब है कि microorganisms also helps in cleaning our environment. Let us see how. Take an empty container and fill it halfway with garden soil. Add some fruit and vegetable peel to the container. Thereafter, put a layer of soil on it and leave it aside. तो करना क्या है कि एक एम्प्टी कंटेनर ले लेना है, उसको क्या करना है, गार्डन सॉइल से आधा भर लेना है, फिर फ्रूट्स का और वेजिटेबल का जितने भी पील्स हैं उस कंटेनर में डाल देना है और उसके ऊपर फिर से एक क्या करना है, सॉइल का लेयर ढक देना है, फिर छोड़ देना है. आफ्टर 2 to 3 days वीक्स ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेकन प्लेस. अब उसको देखना है कि उसमें क्या हुआ. You observe any difference in the content of the container. You may find that peel of fruit and vegetable have turned into a dark color, जिसको बोलते हैं humus या manure. This is a manure. This is very important. So microorganism helps in the making of manure also, which is rich in nutrients and help increase the fertility of the soil. But how did the peels of fruits and vegetables turn into manure? With the help of microorganisms. Activity 2.6, you saw that soil contains various kind of microorganisms. Some of these are bacteria, some of these are fungi. Act on the plant waste and slowly break it down into simpler nutrient-rich manure. हो क्या रहा है कि जितने भी बैक्टीरिया या फंगी हैं वो पिल को खा रहे हैं. खाने के बाद उसको जो है डाइजेस्ट करके जो वेस्ट मटेरियल वो निकाल रहे हैं, दैट इज द मैन्यूर. बट ये जो मटेरियल है, दिस इज वेरी वेस्ट यूजफुल फॉर द प्लांट्स. You may have seen gardener in your school or in a field near you, your house, collecting dry leaves and plant waste and putting them into pits. तो इस तरह का पिट्स आप लोग घर में बना सकते हैं. Do you know and understand why do they do this? It is to make natural manure. So this is a very, very good process of making natural manure. Mentioned in the text, particularly the Veda have reference of the word kirmi, means small insects, which means different teeny entity included drisya, visible and adrisya, matlab not visible. Various Vedic texts mention their beneficial and harmful effects. So microorganisms are also harmful and also beneficial. If you look around carefully, you might see decaying plants and fallen leaves stored in a container for laying in a garden. Disappear after some time from the surrounding. तो होता क्या है कि ये खा जाते हैं, माइक्रोऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, इसको खा जाते हैं. दिस इज बिकॉज माइक्रोऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फॉलन लीफ इनटू सिंपल सब्सटेंस दैट आर रिच इन न्यूट्रिएंट. और खा के इसको क्या करते हैं, बदल देते हैं कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंस में. इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकम्पोजिशन. क्या बोलते हैं, decomposition, eating up of the waste by the microorganism and then converting into simpler substance. These nutrients go back to the soil and help plants to grow. So this is very important for the plant. Microorganisms also decompose body of dead animals. अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है डेड एनिमल. अगर डेड एनिमल को डिकम्पोज नहीं हुआ तो वो बहुत स्मेल करेगा और इन्वायरमेंट के लिए भी सही नहीं है. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म इसको भी डिकम्पोज कर देते हैं. Help in recycle the waste and return important nutrient to the nature. इस तरह से क्या होता है, नेचर को बैलेंस बना के रखता है. Manure formation occurs at optimal temperature and appropriate moisture level. मैन्योर का फॉर्मेशन के लिए एक खास टेम्परेचर और मॉइस्चर लेवल होना चाहिए सो दैट. अच्छा, ये दोनों टेम्परेचर और मॉइस्चर लेवल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए इम्पोर्टेंट है कि उनका जो है वो मल्टीप्लाई हो सके. तो जितना ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म अच्छे से मल्टीप्लाई करेगा उतना ज़्यादा वो लोग खाएगा और खाने के बाद सिंपलर चीज में बदलेगा.
By now, you must have understood that bacteria and fungi are type of microorganisms that play important role in our lives. And guess what? This helps bacteria can also decompose animal waste like dung. We can also infer that microorganisms not only help in plant growth but also clean our environment by breaking down the waste. By eating up the dead animals, they help in cleaning the environment also. Now next, microbes as a source of biogas. अब बायोगैस बना सकते हैं. Many microorganisms like bacteria and fungi live in an oxygen-free environment. Oxygen-free environment मतलब ऐसा environment जहाँ पे ऑक्सीजन कम हो. तो कैसा होगा वो गड्ढे में. तो वहां भी कुछ कुछ बैक्टीरिया और फंगी क्या करते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं. Some of these bacteria have the ability to decompose plant and animal waste present in the environment or household wastewater. तो कुछ कुछ बैक्टीरिया इसमें ये क्षमता होता है कि वो इनका वेस्ट को डिकम्पोज कर सकें, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट. During the process, they release a mixture of gas called biogas. तो what is this mixture of gas? जब वो लोग खाएंगे खाएंगे तो रेस्पिरेशन होगा, सांस लेगा तो ऑक्सीजन तो वहाँ मान लीजिए है या कम है, कम ऑक्सीजन में भी वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं. तो जब तो फिर रेस्पिरेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड देगा तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वहाँ पे क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं है, तो वहाँ पे जनरली एक तरह का गैस बायोगैस बनता है. तो वो मीथेन टाइप का. तो वो गैस को हम लोग बायोगैस बोलते हैं. तो दैट गैस कैन बी यूज फॉर कुकिंग. बायोगैस कहाँ बनेगा, जहाँ पे बैक्टीरिया का जो रिस्पिरेशन है वो धीरे धीरे हो, मतलब कि गड्ढे में composed of carbon dioxide and high proportion of another gas like methane. This gas has been used as a fuel and फ्यूल में आप कुकिंग कर लीजिए, हीटिंग कर लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए. ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर. ठीक है. आप इससे व्हीकल, गैस से व्हीकल भी चला सकते हैं. कैसे चला सकते हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं बताता हूँ. Anand Mohan Chakravarti was a scientist who studied bacteria. In 1971, he developed a special bacterium that it could break down oil spills, helping to clean the environment. Oil spills का मतलब है बहुत सारा ऑयल जो कि समुद्र में किसी भी दुर्घटना के चलते गिर गया, जहाज आ रहा है, जहाज से एक्सीडेंट हो गया जहाज का, ऑयल स्पिल हो गया, बहने लगा. तो बहने लगा तो वो ऑयल क्या है कि एक्वेटिक एनिमल के लिए तो हार्मफुल है, क्योंकि ऑक्सीजन तो जाएगा नहीं अब उस एरिया में, पानी के अंदर. एक्वेटिक एनिमल के लिए हार्मफुल है, सनलाइट भी नहीं जाएगा, और भी बहुत सारा हीट नहीं निकल पाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम है. उसके लिए क्या किया गया कि पहले क्या था, उस ऑयल को हटाते थे हम. अब क्या है कि माइक्रो जो एक बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस बैक्टीरिया को हम लोग क्या करते हैं, उसको छिड़काव कर देते हैं, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, ऑयल को खा जाता है. एंड दस it helps in the clean the environment. Its discovery received a patent in 1980. Patent is a copyright given to a person so that no one else can copy. What is patent? Patent एक copyright है जो किसी भी person को लेना पड़ता है. अपना कोई भी नया प्रोडक्ट आप बना दें, उसको आप पेटेंट करवाओगे, मतलब इसको अब कोई दूसरा आदमी डुप्लीकेट नहीं कर सकता है. और कर भी गया तो वो चीज उसका नहीं कहलाएगा, वो आप ही का कहलाएगा. हमारे जो कोई नया चीज आप इन्वेंट की, कुछ नया बनाए, तो उसको आप पेटेंट करवा लिए. नहीं करवाए तब तो कोई भी कॉपी कर लेगा. आप पेटेंट करवाने उसके बाद मार्केट में उतारे आप. मार्केट में उतारने के बाद अगर कोई कॉपी कर रहा है तो आप क्लेम कर सकते हैं कि नहीं वो तो मेरा है. उसी को पेटेंट करवा लिए थे ये 1980 में. His work showed
how microorganisms could be used to solve environmental problems like pollution. ये एक अच्छा डिस्कवरी थी. He is remembered for his contribution to science and for protecting the environment using microbes. Microbe के चलते बहुत सारी दवाई बनता है microbe से. What are the other problems which you think can be solved with the help of microorganism? ये आपको बताना है. Now, microorganism food. Let us understand by performing activity. Take two ball A and B. इसमें क्या करना है? फ्लोर आटा मिला देना है, मैदा एंड चीनी. नाउ इन बॉल ए ऐड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट. अब इसमें आपको जानना है ईस्ट. ईस्ट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड बी में डू नॉट ऐड ईस्ट. नीड द फ्लोर ऑफ टू बॉल्स विथ वार्म वाटर टू कीप मेक सॉफ्टर. ना उसमें क्या करना है हम लोग को? थोड़ा सा गर्म पानी डाल देना है, तो डब बन जाएगा, घोल बन जाएगा. नो, कवर द डब विद द डैम्प क्लॉथ, कीप इट इन अ वार्म प्लेस. अब उसको ढक दीजिए. डैम्प क्लॉथ मतलब थोड़ा गीला कपड़े से उसको ढक के गर्म जगह छोड़ दीजिए. 4 से 5 घंटे के बाद आप देखिए कि डू यू फाइंड एनी चेंज इन द वॉल्यूम, स्मेल और टेक्सचर ऑफ द डव. इफ नॉट, लीव द डव फॉर मोर सम टाइम. After some time, you notice that the duff in a ball A where yeast was added has risen up. तो जिस बॉल में ईस्ट डाला गया था वो थोड़ा सा फूल जाएगा और फ्लफी बन जाएगा एंड हैज ए डिफरेंट स्मेल कंपेयर टू द डफ नीडेड विदाउट ईस्ट. जिस डफ में आप ईस्ट नहीं डाले थे उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन जिसमें डाले तो वो थोड़ा फूल जाएगा और स्मेल भी आ जाएगा. What is the role of yeast? Why did we add sugar and warm water to the flour? तो शुगर एंड वार्म वाटर एक टेम्परेचर देता है. शुगर है खाने के लिए, ईस्ट मिलाए वहां पे हम लोग. तो ईस्ट क्या किया कि वहां पे शुगर को वो उसको थोड़ा सा खाने लगा, उसका रिस्पिरेशन होने लगा. रिस्पिरेशन होने लगा तो क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा. बाहर आएगा तो क्या होगा? डफ फ्लफी बन जाएगा, इसमें छोटा छोटा पोर्स पैदा हो जाएगा. During this process, carbon dioxide is released with from yeast is a type of microorganism. It helps a group of microorganisms called fungi. Yeast grow well in warm conditions. So, like other yeast also respire and break down food to release energy for their growth and carry out life process. During this, carbon dioxide gas is released. इसमें क्या हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल गया. Form the bubbles that make the duff soft and fluffy. Yeast also produce a small amount of alcohol. अब yeast क्या? ड्यूरिंग respiration. तो ये तो anaerobic respiration हो गया. तो yeast ने क्या किया? विदाउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन respiration हुआ. तो anaerobic respiration में क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है, इसीलिए वो अल्कोहल बनाया. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस इससे क्या हो गया? टेस्ट चेंज हो गया एंड स्मेल भी आ गया. गिव्स द टफ अ स्लाइटली डिफरेंट स्मेल. दिस स्पेशल प्रॉपर्टी ऑफ yeast is used in the process of making. कहाँ कहाँ यूज करते हैं? ब्रेड, केक, मोर. In addition to this, some bacteria such as lactobacillus helps in fermentation of batter. Batter मतलब जिससे हम लोग को इडली डोसा बनता है. वहाँ क्या होता है? बैक्टीरिया आता है, जिसको बोलते हैं लैक्टोबैसिलस. वो भी हम लोग को सेम प्रोसेस में करता है. बैक्टीरिया वहाँ पे रेस्पिरेशन होता है. रेस्पिरेशन से फिर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है और जो अल्कोहल बनता है उससे खट्टा हो जाता है. फिर take two small glass ball A and B. Pour lukewarm milk in ball A and cold milk in ball B. Now add a small spoonful of curd. तो देखिएगा कि आपका जो वार्म है उसमें कर्ड जम जाएगा.
You will observe that in a ball A, the milk has turned into curd after few hours. तो अगर आप छोटी-छोटी ये देखिए ये है आपका लैक्टोबैसिलियस बैक्टीरिया। अब ये जब दूध में जाएगा, तो ये जो छोटा-छोटा बैक्टीरिया है, इसमें मैंने फिगर लेके आया हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये दूध में जाके वहाँ पे रिस्पिरेशन होगा, रिस्पिरेशन करेगा और दूध का ही प्रोटीन या जो भी फैट है उसको ईट भी करेगा। ईट करके वो मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, ये धीरे धीरे कर्ड बन जाएगा। दिस बैक्टीरियम फीड्स ऑन द सुगर इन द मिल्क दैट इज लैक्टोज। तो इनको खाने के लिए खाना तो चाहिए, तो खाना कहाँ से आएगा भाई, इनको मिलेगा शुगर से। इसलिए हम लोग आटे में भी शुगर मिलाते थे ईस्ट जब हम लोग डाल रहे थे तो। Milk multiply and ferment the milk into the curd. Instead of producing alcohol like yeast, this bacteria produce lactic acid. So yeast only produce the alcohol. Bacteria will produce lactic acid. तो ये आप लोगों को याद रखना होगा। बैक्टीरिया क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है, वो भी खट्टा होता है। ईस्ट क्या बनाता है, अल्कोहल बनाता है, विच मेक कर्ड सोप। दिस बैक्टीरिया ग्रो वेल इन वार्म कंडीशन। तो इनको बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, वार्म कंडीशन चाहिए। Now, we can categorize the microorganism into different categories such as protozoa, fungi, bacteria, and algae and more. दोस्तों माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम छोटे 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 पार्ट्स में बांट सकते हैं या अलग अलग प्रोटोजोआ, फंगी, बैक्टीरिया इत्यादि। Some bacteria such as rhizobium form a swollen region called noodles and live in them as shown in figure। ये रूट्स में यहाँ पे रहते हैं। एक्चुअली मैं ये आपको बता, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ये नोडल्स है, ये जो रूट्स है रूट नोडल्स, ठीक है। लेग्यूम रूट सिस्टम में, तो यहाँ पे ये नोडल्स में क्या रहते हैं, ये बैक्टीरिया रहते हैं, ठीक है। अब ये नोडल्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो इस तरह से यहाँ रहते हैं। सच एज बीन्स। अब लेग्यूम्स प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, दाल वाले जितने प्लांट्स हैं सारे को लेग्यूम्स प्लांट बोलते हैं, जिसमें दाल चना जो भी है वो सबको लेग्यूम्स प्लांट बोलते हैं। सच एज बीन्स, पीज एंड लेंटिल्स, ठीक है, हैव रूट नोड्यूल्स दैट कंटेन, उन सब में रूट नोड्यूल्स पाया जाता है जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। दिस बैक्टीरिया, तो ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है यहाँ पे, दिस बैक्टीरिया ट्रैप नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड मेक इट यूजफुल फॉर द प्लांट्स। दिस हेल्प प्लांट ग्रो बेटर विदाउट केमिकल फर्टिलाइजेशन। तो व्हाट इज द हेल्प ऑफ द नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन गैस का प्लांट के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, ये ग्रोथ में मदद करता है। नाउ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, ये जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है इसको प्लांट डायरेक्ट यूज कर नहीं सकता। इसलिए क्या होगा, ये नाइट्रोजन मिक्स होगा कहाँ, सॉइल में। सॉइल में कौन है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करेगा, इस नाइट्रोजन गैस को कन्वर्ट करता है इन नाइट्रेट्स या किसी एक फॉर्म में जो कि प्लांट के अंदर जाएगा, टू विच प्लांट कैन ग्रो। खास फॉर्मेट्स जनरली नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है प्लांट ऐसा नाइट्रोजन में जिसको प्लांट यूज कर सके अपने लिए। इसलिए हम लोग सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स है बहुत सारा, ठीक है। और आपका नाइट्रोजन क्यों चाहिए प्लांट्स को, क्योंकि वो ग्रोथ के लिए, इसी को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये जस्ट एक पिक्चर है जिसमें नोड्यूल्स है, नोड्यूल्स में रहते हैं। दिस हेल्प ग्रो बेटर विदाउट फर्टिलाइजर, दैट इज वाई फार्मर ग्रो लेग्यूम्स इन रोटेशन विद द अदर क्रॉप्स। तो इससे क्या करते हैं फार्मर कि जहां जहां क्रॉप्स लगाए हैं उनके बीच बीच में लेग्यूम्स प्लांट भी लगा देते हैं। जैसे कि ये अब इधर में कुछ और दूसरा प्लांट्स है, इधर में कुछ दूसरा प्लांट है, तो बीच बीच में ये लेग्यूम्स प्लांट को लगा देंगे।
बीच में गैप रखेंगे। Amazing microalgae, they help us, teeny helpers in water. Now, what is the role of the microorganism in the water? Microalgae, algae सबको पता है, जो ग्रीन कलर का है, are microscopic plant-like organisms that live in water, soil, air, and even on tree. तो जहां जहां मॉइस्चर होगा वहां वहां एल्गी मिल जाएगा। दे मेक देयर ओन फूड, उनके पास क्लोरोफिल होता है, स्टार्टिंग में हम लोग पढ़े थे, इसलिए यूजिंग सनलाइट दे विल मेक देयर ओन फूड। while those doing this they also release oxygen। इसमें क्या होता है कि ये ऑक्सीजन भी बनाती है। ठीक है, आजकल आप लोग देखोगे इस तरह का ना, ये एल्गी है। अब ये सब सेटअप जो है आजकल लग रहा है रोडों पर, बड़े बड़े शहरों में, अभी भोपाल भोपाल में भी लग रहा है कि ये पूरा सेटअप को क्या कर रहे हैं, रोड पे लगा दे रहे हैं। यहाँ पे एल्गी खाना ही बनाएगा, ग्रो भी करेगा, और साथ में क्या होगा, ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होगा। तो दे रिलीज ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस मोर देन half of Earth's oxygen supply. They are rich in nutrients and serve as a food source for many aquatic animals। और क्या होता है, ये एल्गी जो है, ये जो प्लांट्स रिवर्स के अंदर में एल्गी हैं, ये एक न्यूट्रिएंट्स है किसके लिए, एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। यहाँ पे जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं सब यहाँ पे आके क्या करेंगे, इसको खाएंगे, ऑक्सीजन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे। ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेंगे, ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। Other oxygen, they are rich in nutrients and serve as a source for many aquatic animals। Some like, कुछ एल्गी का नाम क्या है, स्पिरुलिना है, क्लोरा है, डायटम्स है, ये सब कुछ कुछ अलग अलग शेप है। ठीक है, ये देखिए क्लोरा है, ये हेलिकल फिलामेंट सेल वॉल, ये सब क्लोरोप्लास्ट, ये सब रहता है उनका, डायटम्स रहता है। अब पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन आर थ्रेटनिंग माइक्रो एल्गी डाइवर्सिटी एंड अबंडेंस। लेकिन क्या होता है कि पॉपुलेशन हीट, एक्चुअली हीट बढ़ने से क्या हो रहा है, तो वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है। वाटर का टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो रहा है कि एल्गी जहाँ ग्रो कर रहे हैं वहाँ ग्रो नहीं कर पा रहे। एल्गी जब ग्रो नहीं करेंगे तो उनको खाने के लिए छोटी मछलियाँ कम होंगी, मछलियाँ भी कम आएंगी, या मछलियाँ का पॉपुलेशन कम हो जाएगा। अब छोटी मछलियाँ का पॉपुलेशन कम होगा तो बड़ी मछलियाँ का पॉपुलेशन कम होगा, बड़ी मछलियों का होगा तो इस तरह से क्या होगा, एक बायो डाइवर्सिटी पे इफेक्ट है। और नेक्स्ट, द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी बिल्डिंग ब्लॉक्स कॉल्ड सेल्स। अभी तक हम लोग को ये समझ में आ गया कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट क्या है, सेल। A single cell contain various components that help organism perform various functions। The body of all plants and animals are made up of many cells, therefore they are called multicellular। वैसे एनिमल्स जिनका बॉडी बहुत सारा सेल से बना है, दे आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी कम सेल से, सिंगल सेल से बना है, दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। In multicellular organisms, cells carry out specialized function individual but also cooperate with each other to increase the chance। So सिंगल वाला का फुट हो जाता है। ये देखिए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्लांट सेल्स, सेल वॉल रहते हैं, न्यूक्लियस रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ये सब याद रखना है। यूनिसेलुलर में सिंगल सेल, और मल्टीसेलुलर में बहुत सारे सेल। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। ईस्ट इज अ यूनिसेलुलर सेल while mold is a multicellular fungus। ठीक है, मोल्ड क्या है, फंगस है। ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। मोल्ड क्या है, मल्टीसेलुलर फंगस है। ये सब पूछे एक दो नंबर एग्जाम में। नाउ व्हाट इज दिस, like animals and plants the cell of microorganism are also surrounded by a cell membrane। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का भी क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। जैसे बैक्टीरिया का क्या है, सेल वॉल है, तो ये सेल मेम्ब्रेन से रहता है। Cells of fungi addition have a cell wall but they do not have any chloroplast, so they cannot make their own food। तो जिसके पास क्लोरोप्लास्ट होगा वही अपना खाना बना पाएगा।
Bacteria do not have a well-defined nucleus and a nuclear membrane. Instead, they have nuclei. बैक्टीरिया के पास क्या होता है? न्यूक्लियाइड होता है. दिख रहा है? बैक्टीरिया के पास क्या है? न्यूक्लियाइड है. हाँ, न्यूक्लियाइड. This figure distinguishes them from cells of yeast, protozoa, algae, fungi, plants, and animals. We have only looked at few basic structures. The cell has another component about which you will learn in higher classes, to class 9th में. An electron microscope magnify 1/100, 10 लाख, बहुत ज्यादा है. 10 lakh times बड़ा दिखा सकता है. By now you must have understood this, including microorganisms are made up of one or more cells. Their cells differ in size. Plant and animals also have some difference. Understanding these differences help us learn how the organism will work. So this is the chapter 2. I hope आपको ये समझ में आया. वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. नेक्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी थर्ड मैं जल्दी लेके आऊंगा. सो थैंक यू.